हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि स्टील पर अलग अलग अलॉइंग एलिमेंट का क्या असर होता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अलॉय स्टील के अंदर रेसिडुअल एलिमेंट्स क्या होते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि अलॉय स्टील के टाइप्स कौन कौन से हैं। उसके अलावा हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि इस टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ सकते हैं और उन्हें किस तरह से आंसर करना है। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज सेशन, लेट्स हैव लुक ऑन लिस्ट ऑफ कंटेंट। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स, डिफरेंस बिटवीन प्लेन कार्बन स्टील एंड अलॉय स्टील, एग्जांपल्स ऑफ अलॉय स्टील, टूल स्टील, then properties of tool steel, types of tool steel and applications of tool steel. So let's begin with this slide. प्रीवियस सेशन में भी हम लोग इस स्लाइड को, इस क्लासिफिकेशन को देख चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया था कि स्टील को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है प्लेन कार्बन स्टील, सेकंड है अलॉय स्टील। प्लेन कार्बन स्टील में हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन पे फोकस करते हैं, ठीक है। कार्बन के अलावा प्लेन कार्बन स्टील में दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लाइक सल्फर, सिलिकॉन एसेट्रा, फास्फोरस एसेट्रा, लेकिन हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ कार्बन परसेंटेज पे, ओके। अलॉय स्टील के अंदर हम लोग फोकस करते हैं अदर देन कार्बन एलिमेंट, लाइक सिलिकॉन, निकेल, मोलिब्डेनम, टंगस्टन एसेट्रा। अलॉय स्टील में भी कार्बन प्रेजेंट हो सकता है या होता ही है, लेकिन हम लोग कार्बन के परसेंटेज पे फोकस नहीं करते, हम लोग फोकस करते हैं अदर देन कार्बन एलिमेंट, ठीक है। प्लेन कार्बन स्टील के तीन टाइप्स हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। अलॉय स्टील के भी तीन टाइप्स हैं, लो अलॉय स्टील, मीडियम अलॉय स्टील, हाई अलॉय स्टील। ये सभी टाइप्स हम लोग हमारे प्रीवियस सेशन में स्टडी कर चुके हैं। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था कि स्टील के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट का क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से स्टील की प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग हमारे प्रीवियस सेशन में स्टडी कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखने जैसी है, वो ये कि कार्बन कंटेंट जो होता है अलॉय स्टील में, उसकी रेंज होती है 0.2% से 1.5% तक, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर फाइनल एग्जाम में या फिर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और उन्हें आंसर किस तरह से करना है। सो हियर इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन अबव स्लाइड, दैट इज राइट एडवांटेजेस ऑफ अलॉय स्टील ओवर प्लेन कार्बन स्टील। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेटर हार्डनेबिलिटी। हार्डनेबिलिटी जो है अलॉय स्टील की ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्लेन कार्बन स्टील। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लेस डिस्टॉर्शन एंड क्रैकिंग। डिस्टॉर्शन एंड क्रैकिंग के जो फिनोमेना है वो अलॉय स्टील में कम पाया जाता है एज कंपेयर टू प्लेन कार्बन स्टील। मतलब अलॉय स्टील ड्यूरिंग वर्किंग क्रैक वगैरह नहीं होता, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ग्रेटर हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ। मतलब हाई टेम्परेचर पे स्ट्रेंथ जो है अलॉय स्टील की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लेन कार्बन स्टील। मींस लोड सस्टेनिंग कैपेसिटी अलॉय स्टील की हाई टेम्परेचर पे भी बरकरार रहती है, बनी रहती है, बट प्लेन कार्बन स्टील की स्ट्रेंथ हाई टेम्परेचर पे कम नज़र आती है एज कम्पेयर टू अलॉय स्टील, ओके। फोर्थ पॉइंट इज बेटर मशीनेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर। अलॉय स्टील को हम लोग हाई टेम्परेचर पे मशीन कर सकते हैं, जबकि प्लेन कार्बन स्टील को हाई टेम्परेचर पे मशीन करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। So that's why alloy steel is having better machinability. Fifth point is improved cutting ability. अगर हम लोग दो टूल बनाएं, एक अलॉय स्टील का, दूसरा प्लेन कार्बन स्टील का, और दोनों टूल से हम लोग सेम मटेरियल कट करेंगे, तो वी कैन ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अलॉय स्टील के टूल से कट होने वाला मटेरियल ज़्यादा इजीली, ज़्यादा स्मूथली और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कट होगा। सो दैट पॉइंट वी हैव मेंशन हियर, इम्प्रूव्ड कटिंग एबिलिटी। लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड डक्टिलिटी, वेयर रेजिस्टेंस एंड टफनेस। डक्टिलिटी, वेयर रेजिस्टेंस अलॉय स्टील का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लेन कार्बन स्टील। टफनेस भी अलॉय स्टील का ज़्यादा होता है। टफनेस मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल बिफोर इट्स फेल्यूर। मतलब टूटने से पहले जो मटेरियल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो उस रेंज को हम लोग कहते हैं टफनेस, ओके। Here is one more expected question on above topic, that is write the different properties of alloy steel. So I have mentioned some of the properties of alloy steel here.
that you can use as an answer of this question. Very first property is high ductility and formability. पिछली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डक्टिलिटी अलॉय स्टील की अच्छी होती है। नेक्स्ट फॉर्मेबिलिटी भी अलॉय स्टील की हाई होती है, यानी हम लोग इसे अलग अलग शेप्स में फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एट लो एंड हाई टेम्परेचर। मीन्स अलॉय स्टील लो टेम्परेचर पे जिस तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है, जिस तरह की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, उसी तरह की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वो हाई टेम्परेचर पे भी शो करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है high resistance to scaling or oxidation at elevated temperature. Elevated temperature means high temperature. तो high temperature पे जो ऑक्सीडेशन होता है या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से जो स्केलिंग होती है या फिर रिमूवल ऑफ मटेरियल होता है, उसको अलॉय स्टील रेजिस्ट करता है। ओके, हाई रेजिस्टेंस टू स्केलिंग एंड ऑक्सीडेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज गुड वेल्डेबिलिटी। हम लोग इजीली वेल्ड कर सकते हैं अलॉय स्टील को। गुड मशीनेबिलिटी, हम लोग अलॉय स्टील को इजीली मशीन कर सकते हैं। देन गुड क्रीप रेजिस्टेंस। क्रीप क्या होता है ये हम लोगों ने हमारे पिछले सेशन में स्टडी किया था। क्रीप इज नथिंग बट फेलियर फेनामेना, कि कोई मटेरियल साइक्लिक लोड के अंडर है या फिर रिपीटेटिव लोड उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है और वो मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रीप फेलियर। तो अलॉय स्टील के अंदर क्रीप रेजिस्टेंस होता है, मीन्स ये साइक्लिक लोड और रिपीटेटिव लोड को भी सस्टेन कर लेता है। ओके। लास्ट पॉइंट इज एक्सेलेंट सरफेस फिनिश एंड अपीयरेंस। मीन्स अगर हम लोग अलॉय स्टील के कंपोनेंट बनाएं तो उसका सरफेस फिनिश भी अच्छा आता है और वो देखने में भी अच्छा दिखाई देता है। Here is one more point which is important according to exam point of view, that is difference between plain carbon steel and alloy steel. So in plain carbon steel, carbon is main alloying component, and in alloy steel, alloying component is other than carbon, as we have discussed in third slide. Okay, that classification. Second point is less initial cost. Plain carbon steel is having less initial cost. Next point, high initial cost. Alloy steel contain the high initial cost just because of different alloying element. Third point is easy for heat treatment. We can easily heat treat the plain carbon steel, but alloy steel is difficult to heat, difficult for heat treatment. Okay. Next point is less high temperature strength. Means plain carbon steel does not shows the good strength or high strength at high temperature. At high temperature its strength is less. Okay. Then in alloy steel, greater high temperature strength, means alloy steel shows the high strength at high temperatures. Okay. It is having high strength at high temperature, it is having less strength at high temperature. So these are the some difference or basic difference between plain carbon steel and alloy steel. Here we are having some examples of alloy steel, that are tool steel, stainless steel, high speed steel and special purpose steel. Today we are going to study tool steel. So here are some factors which are considered while selecting the tool. टूल सेलेक्ट करने से पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, जिनमें से पहला फैक्टर है कि ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। हम लोगों को टूल सेलेक्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि हमें किस तरह का ऑपरेशन करना है, लाइक ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है, टर्निंग ऑपरेशन करना है या फिर कोई और ऑपरेशन है लाइक मिलिंग एक्सेट्रा। तो हम लोगों को ऑपरेशन पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल टू बी कट। जो मटेरियल हमें कट करना है या फिर जिस मटेरियल के ऊपर मशीनिंग होने वाली है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होनी चाहिए, लाइक वो मटेरियल हार्ड है, सॉफ्ट है, डक्टाइल है, मेलेबल है, किस नेचर का है। ठीक है। थर्ड फैक्टर है मशीन टूल टू बी यूज। कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने के बाद हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उस मटेरियल को कट करने के लिए हमें टूल किस तरह का चाहिए, मीडियम रेंज का चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल चाहिए। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है टूल सेलेक्ट करते समय। ठीक है। लास्ट पॉइंट है रेट ऑफ कटिंग। तो हमें इस तरह का टूल सेलेक्ट करना है कि हमारा कटिंग रेट जो है, ठीक है, वो इकोनॉमिक रहे। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं टूल सेलेक्ट करते समय। In this slide we are having some types of tool steel. The Society of Automotive Engineers has classified tool steel into the following groups. First one is
cold working tool steel, second one is hot working tool steel, third one is shock resistance tool steel, fourth one is water hardening tool steel and fifth one is special purpose tool steel. ये सारे टाइप स्टडी करने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग होती क्या है। उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि ये क्रिस्टल है जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसे एक एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे कि ये एटम्स अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाते हैं। ठीक है, अपनी लोकेशन से डिसलोकेट हो जाते हैं। अब हमें इसका रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करना है। मींस ऐसे एटम्स जो अपनी लोकेशन से डिसलोकेट हो चुके हैं उन्हें वापस अपनी लोकेशन पे लेके आना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस मटेरियल को रेड हॉट करना पड़ता है या फिर एक सर्टन टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जब मैं इस मटेरियल को 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लूंगा तो ये जो डिसलोकेटेड एटम्स हैं ये वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। एंड व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन? ये जो डिसलोकेटेड एलिमेंट या फिर एटम्स हैं ये वापस अपनी लोकेशन पे आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। और जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसे हम लोग कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो इस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे या फिर इससे कम टेम्परेचर पे हम लोग जितने भी वर्क या जितने भी ऑपरेशन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोल्ड वर्किंग। ठीक है, और इस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर या इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे जितने भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं हॉट वर्किंग। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। Here we are having one expected question according to exam point of view on above point, that is state any 4 properties of tool steel material. Here I have mentioned 7. You can learn it or you can make notes of it. Okay, first one is red hardness or resistance to softening on heating, means high temperature पर भी या फिर गर्म करने पर भी टूल स्टील सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है, वो अपनी हार्डनेस बचा के रखता है जिसे हम लोग रेड हार्डनेस कहते हैं। रेड हार्डनेस मीन्स हाई टेम्परेचर भी हार्डनेस रिमेन कांस्टेंट। ओके, व्हेन वी मेजर हार्डनेस एट हाई टेम्परेचर देन वी विल ऑब्जर्व दैट हार्डनेस इज नॉट चेंज्ड। ओके, हाई टेम्परेचर पे भी हार्डनेस बनी रहती है टूल स्टील की। नेक्स्ट पॉइंट है करोजन रेजिस्टेंस, इसका करोजन नहीं होता। नेक्स्ट वेयर रेजिस्टेंस, इस ये वेयर आउट नहीं होता जल्दी, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक साइकिल्स के बाद ही, नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद ही ये वेयर आउट होगा या फिर इसका मटेरियल रिमूव होगा, वरना इसके डायमेंशन कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट है कटिंग एबिलिटी, दूसरे मटेरियल को कट करने की क्षमता टूल स्टील की अच्छी होती है। नेक्स्ट गुड मशीनेबिलिटी, टूल स्टील मशीन करने में ईजी होता है या फिर इसकी हम लोग उसको आसानी से मशीन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रेजिस्टेंस टू डीकार्बोराइजेशन। डीकार्बोराइजेशन एक फेनामेना है जिसके अंदर टूल स्टील में प्रेजेंट कार्बन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड फाउंड होते हैं, जिसके बाद मटेरियल में प्रेजेंट कार्बन का परसेंटेज कम हो जाता है जिसकी वजह से मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन टूल स्टील के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस टू डीकार्बोराइजेशन। मींस इस तरह का कोई भी रिएक्शन टूल स्टील नहीं होने देता। ठीक है, मींस मटेरियल के अंदर या फिर टूल स्टील के अंदर जितना भी अमाउंट कार्बन का प्रेजेंट रहेगा वो डीकार्बोराइजेशन से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है टूल स्टील की। लास्ट प्रॉपर्टी है लिटिल रिस्क ऑफ क्रैकिंग ड्यूरिंग हार्डनिंग। Here we are having very first type of tool steel, that is cold working tool steel. We can observe manganese, tungsten and chromium as main alloying element in cold working tool steel. Means cold working tool steel में manganese, tungsten and chromium main alloying element होते हैं। cold working tool steel में total percentage of alloying element 5% से कम होता है, इसीलिए कोल्ड वर्किंग टूल स्टील लो अलॉय स्टील में कंसिडर किया जाता है। देन इट इज यूज्ड फॉर गेजेस, ट्विस्ट ड्रिल्स, टैप्स, मिलिंग कटर्स एसेट्रा।
Here we are having second type of tool steel, that is hot working tool steel. In that we can observe 0.3% carbon, 10% tungsten, 3% chromium, 0.3% molybdenum and 0.3% vanadium. ओके, अगर हम लोग इन सारे एलिमेंट का एडिशन करें और काउंट करें तो इन सब का टोटल परसेंट जाएगा 8% से ज़्यादा. जिस मटेरियल में भी, जिस स्टील में भी टोटल परसेंटेज ऑफ अलॉइंग एलिमेंट 8% से ज़्यादा होता है, वो हाई अलॉय स्टील में कंसिडर किए जाते हैं. ठीक है, सो it contains more than 8% alloying element, hence it comes under high alloy steel. Okay, then in application we can observe it is used for forging and extrusion dies for aluminium, brass, zinc and their alloys. सबसे पहले जान लेते हैं कि फोर्जिंग होती क्या है. एक डाई होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग रेड हॉट या फिर लाल किया हुआ, गर्म किया हुआ मटेरियल प्लेस करते हैं और ऊपर से पंच का फोर्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर. ठीक है, पंच का फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये जो रेड हॉट किया हुआ मटेरियल है वो डाई की जो भी शेप होगा वो एक्वायर कर लेगा. ठीक है, इस टोटल ऑपरेशन को कहेंगे फोर्जिंग ऑपरेशन. और एक्सट्रूजन ऑपरेशन के अंदर इस तरीके का डाई होता है जिसके अंदर से हम लोग मेल्ट किया हुआ मटेरियल पास करके उसे रिक्वायर्ड शेप प्रोवाइड करते हैं. तो इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर जो ये जो डाइज बने हुए हैं, ठीक है, ये डाई बनाने के लिए हॉट वर्किंग टूल स्टील यूज होता है. Here we are having third type of tool steel, that is shock resistance tool steel. Commonly used shock resistance tool steel contains 0.5% carbon, 2% chromium and 0.5% tungsten. It comes under low alloy steel. Means जब भी हम लोग इन सब का एडिशन करेंगे और टोटल परसेंटेज ऑफ अलॉइंग एलिमेंट काउंट करेंगे तो 5% से कम आएगा, इसीलिए हम लोग इसे कंसिडर करते हैं लो अलॉय स्टील में. In application, it is used to manufacture coal cutter picks. Means कोल माइनिंग के अंदर जो रॉक्स होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, उन लोगों के उसमें ड्रिल वगैरह करने के लिए ये टूल यूज होता है. देन नेक्स्ट वन कोल्ड चीजल. चीजल ये यूज होता है वुड कटिंग के लिए. लकड़ी जो कट की जाती है इन चीजल्स की हेल्प से कट की जाती है. नेक्स्ट पंचेस, ये एक टूल है जो पंचिंग ऑपरेशन के अंदर यूज किया जाता है. Here we are having four type of tool steel, that is water hardening tool steel. In it we can observe 0.7 to 1.5% carbon and 0.4 to 0.5% of manganese. It is also comes under low alloy steel. In application it is used to manufacture files, twist drills, chisels and hammers, etc. Here we are having very last type of tool steel, that is special purpose tool steel. It contains variety of alloying elements like nickel, tungsten, molybdenum, chromium and vanadium. In application, these steels are used for special purpose like stainless steel and heat resisting component. In our upcoming lecture, we will discuss what is stainless steel and what are its different properties and applications. So we will stop here today. If you are having any kind of question, any kind of query or any kind of suggestion, you can comment it in comment box. Thank you. Thanks for watching.